छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते पराक्रम और राज्य विस्तार से आदिल शाह चिंतित हो गया। बड़ी साहिबा ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए रखी गई चुनौती को अफजल खान नामक एक महाबलशाली सरदार ने स्वीकार किया। अफजल खान अत्यंत शूर और साहसी था, लेकिन उतना ही क्रूर और कपटी भी था। उसे वाई की जागीर दी गई। वो बीजापुर से 27 अप्रैल 1659 को निकलकर 12 जुलाई 1659 को वाई पहुंचा। उसके साथ अंबर खान, याकूत खान, हसन खान पठान, अंकुश खान, अफजल खान का बड़ा बेटा फाजिल खान और उसके अन्य 2 पुत्र भी थे। साथ ही बाजी घोरपड़े, नायक जी पांढरे, कल्याण जी यादव, प्रताप राव मोरे, झुंझार राव घाटगे और शाहजी राजे के चचेरे भाई मंबाजी भोंसले जैसे प्रभावशाली मराठा सरदार भी उसके साथ थे। खान के साथ लगभग 40,000 की विशाल सेना, घुड़सवार, हाथी और भारी तोपखाना भी था। अफजल खान की जीत निश्चित मानी जा रही थी, इसलिए जब वो वाई पहुंचा तो वहां के ब्राह्मणों ने सभा बुलाकर उसका स्वागत किया और बदले में 350 ब्राह्मणों को वतन यानी जागीर प्राप्त हुई। जीजा माता ने इस संकट को भांप लिया। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की केवल 2-2.5 हजार की छोटी सेना के साथ प्रतापगढ़ पर थे। जीजा माता राजगढ़ से निकलकर खान से मिलने वाई पहुंचे। स्वराज्य की रक्षा के लिए इस वीर महिला को दूसरे धर्म के पुरुष से मिलने में भी कोई संकोच नहीं था। उन्होंने खान के साथ समझौते की कोशिश की, लेकिन अफजल खान इस पर राजी नहीं हुआ। जीजा माता ने 2 बार वाई जाकर खान से मिले और शरणागति की बात की। आखिरकार खान तैयार हो गया। शरणागति की ये मुलाकात प्रतापगढ़ के पायथे में तय की गई। जीजा माता ने अत्यंत चतुराई से इस मुलाकात के लिए प्रतापगढ़ का चयन किया था। घने जंगलों से घिरा हुआ प्रतापगढ़ खान की सेना के लिए अपरिचित था, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों को वहां की हर घाटी और रास्ते की पूरी जानकारी थी। 10 नवंबर 1659 का दिन इस मुलाकात के लिए निर्धारित किया गया। मुलाकात की शर्तें तय हुईं। दोनों पक्ष अपने साथ 10-10 अंगरक्षक लाएंगे, जिनमें से 8 को शामियाने से तीर की दूरी पर रोका जाएगा। केवल 2 अंगरक्षक और 1 वकील को ही शामियाने के अंदर आने की अनुमति होगी। इस बीच जब अफजल खान प्रतापगढ़ की ओर बढ़ रहा था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तचर भेष बदलकर उसके शिविर में प्रवेश कर रहे थे और उसकी गतिविधियों की खबर पहुंचा रहे थे। निर्धारित योजना के अनुसार खान प्रतापगढ़ के पायथे में पहुंचा। अफजल खान के अंगरक्षकों में रहीम खान, पहलवान खान, सैयद बंडा, अब्दुल सैयद, पिलाजी मोहिते और शंकराजी मोहिते शामिल थे, जबकि उसका वकील कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी था। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षकों में येसाजी कंक, कोंडाजी कंक, संभाजी कावजी, कृष्णाजी गायकवाड़, सुरजी काटके, विसाजी मुरंबक, संभाजी करवर और सिद्दी इब्राहिम शामिल थे। उनके वकील पंताजी गोपीनाथ बोकिल थे। अफजल खान के अंगरक्षकों में पिलाजी और शंकराजी मोहिते जीजा माता के मामा के बेटे यानी मौसब भाऊ थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के चचेरे ससुर भी लगते थे। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षकों में सिद्दी इब्राहिम नाम का एक मुस्लिम मावला भी था। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये संघर्ष धार्मिक नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी तैयारी के साथ मुलाकात के लिए निकले। उन्होंने भवानी माता का दर्शन किया और शाहजी राजे के मित्र व आदिल शाही सरदार रुस्तमे जमान द्वारा दिए गए वाघनखे यानी बाघ के नख जैसे हथियार अपने हाथों में पहन लिए। अफजल खान के साथ शामियाने में उसके अंगरक्षक सैयद बंडा और अब्दुल सैयद मौजूद थे और उसका वकील कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी था। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जीवाजी महाले और संभाजी कावजी कोंढालकर अंगरक्षक के रूप में थे और उनके वकील पंताजी गोपीनाथ बोकिल थे। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज शामियाने के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने खान की तलवार से डरने का नाटक किया। ये देखकर खान ने अपनी तलवार अपने वकील कृष्णाजी कुलकर्णी को सौंप दी और गले मिलने के लिए बाहें फैला दीं। उसी क्षण शिवरायों ने मौका पाकर अपने हाथों में पहने वाघ नखों से खान के पेट पर वार कर दिया। इस हमले से खान का पेट फट गया और उसकी आंतें बाहर निकल आईं। वो बुरी तरह घायल हो गया। घबराया हुआ अफजल खान दगा दगा चिल्लाता हुआ शामियाने के बाहर भागा। तभी उसके अंगरक्षक सैयद बंडा ने दांड पट्टे से छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला किया, लेकिन जीवाजी महाले ने 10 हाथ की छलांग लगाकर उसे हवा में ही मार गिराया। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्राणों पर आए संकट को वीर जीवाजी महाले ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना टाल दिया। इसलिए इतिहास में गौरव के साथ ये कहा गया,
था जीवा इसलिए बचा शिवा। दूसरे अंगरक्षक अब्दुल सैयद को संभाजी कावजी ने मार गिराया और वो अफजल खान के पीछे शामियाने के बाहर भागा। तभी अफजल खान के वकील कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी ने अचानक खान की ही तलवार से छत्रपति शिवाजी महाराज पर वार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो वार टाल दिया और चेतावनी दी, कृष्णा जी पीछे हटो, राजा ब्राह्मण को नहीं मारेगा। लेकिन कृष्णा जी ने फिर दूसरा वार किया, जिसे भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने टाल दिया और उसे दोबारा चेतावनी दी। परंतु धर्म और जातिगत अहंकार में डूबे कृष्णा जी ने बात नहीं मानी। उसका तीसरा वार छत्रपति शिवाजी महाराज के मस्तक पर लगा, जिससे उनके माथे पर गहरी चोट लगी और वे रक्त से लथपथ हो गए। हालांकि शिरस्त्राण यानी हेलमेट के कारण उनकी जान बच गई। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ही तलवार के वार में कृष्णाजी कुलकर्णी को मार गिराया और अपने पराक्रम का परिचय दिया। उधर संभाजी कावजी ने अफजल खान की पालखी उठाने वाले भोइयों के पैर काट दिए और अफजल खान का सिर भी काट दिया। जैसे ही अफजल खान की मृत्यु का संकेत मिला, जंगल में छिपे छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों ने उसके सैनिकों पर हमला किया और उन्हें बुरी तरह परास्त किया। अफजल खान की मृत्यु के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी उच्च नैतिकता का परिचय देते हुए उसका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार यानी दफन कराया। उसकी कब्र बनवाई, उसकी देखभाल के लिए एक मुजावर नियुक्त किया और उसे 2 एकड़ जमीन इनाम में दी। प्रतापगढ़ की कुलदेवता भवानी माता के मंदिर से अफजल खान की कब्र पर दिया जलाने के लिए हर साल 2 मन तेल देने की व्यवस्था की गई। ये भी घोषणा की गई कि जब तक मराठों का राज्य रहेगा तब तक उसकी कब्र पर दीप प्रज्वलित किया जाएगा। प्रतापगढ़ के मुख्य बुर्ज का नाम अफजल बुर्ज रखा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान की पत्नियों और बच्चों को सांत्वना दी और उन्हें सम्मानपूर्वक बीजापुर भेज दिया। अपनी इन सभी कार्यों के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज ने मरणांत वैर समाप्त होता है इस नीति का पालन करते हुए उच्च नैतिक आदर्श प्रस्तुत किया। प्रतापगढ़ के पायथे में बनी अफजल खान की कब्र आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और उनकी महान नैतिकता की प्रेरणा देती है।